हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज मैं फिर से मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का एक और टॉपिक कवर करने जा रहा हूं। इससे पहले ऑलरेडी मैं कई टॉपिक्स कवर कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है ये बहुत बेसिक टॉपिक है इस चैप्टर से और इम्पोर्टेंट भी काफी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पीयर सर्किटल लॉ। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आपने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा, उसमें सबसे बेसिक लॉ हुआ करता था हमारा कूलम्ब्स लॉ। वैसे ही मैग्नेटिक इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो बेसिक लॉ है हमारा वो था बायट-सावर्त लॉ, जिसका हम कंपैरिजन ऑलरेडी कर चुके हैं इसी चैप्टर में, फर्स्ट वीडियो में। उसके बाद उसमें एक लॉ आता था गॉस लॉ, है ना। वैसे जैसे वहां पे गॉस लॉ था हमारा डिफरेंट क्या कहते हैं बॉडी टाइप्स या डिफरेंट सिचुएशंस पे, जब वहाँ पे क्या करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वहाँ पे हम गॉस लॉ का यूज करते थे। यहाँ पे वैसे ही डिफरेंट सिचुएशन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम यूज करते हैं एम्पीयर सर्किटल लॉ। तो बिल्कुल एक दूसरे के एक तरह से कह सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हो कि वहाँ कूलम्ब्स लॉ था बेसिक, यहाँ बायट-सावर्त लॉ था, फिर वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बना हमारा गॉस लॉ, यहाँ बन गया एम्पीयर सर्किटल लॉ। तो अब एम्पीयर सर्किटल लॉ क्या कहता है, बेसिकली क्या कहता है कि जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो भी करंट एलिमेंट के साथ, है ना। लाइन इंटीग्रल जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो म्यू नॉट टाइम्स होता है जितना करंट उसके अंदर फ्लो करा रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट कहती है कि लाइन इंटीग्रल, ये हो गया लाइन इंटीग्रल, ठीक है। लेंथ के साथ इंटीग्रेशन किसका, मैग्नेटिक फील्ड का किसी क्लोज सर्किट के अंदर, ये देखिए इक्वल टू होता है, वो इक्वल रहेगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट फ्लोइंग इन द लूप या क्लोज सर्किट। किसी क्लोज सर्किट के अंदर अगर हम करंट आई फ्लो करा रहे हैं तो वो आई जो करंट फ्लो हो रहा है उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड और डीएल का इंटीग्रेशन इक्वल टू रहेगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। ये तो कहता है ये। अब इस चीज को हम पहले मैथमेटिकली प्रूफ भी करके देखेंगे कि इसने बोला है तो ये क्या चीज होती है सही या नहीं होती। जैसे हमने वहां पे गॉस लॉ को प्रूफ किया था, यहाँ पे हम एम्पीयर सर्किटल लॉ को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो ये करते हैं हम एम्पीयर सर्किटल लॉ को प्रूफ। तो मान लेते हैं ये अपने पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, इसके अंदर करंट जा रहा है आई, क्लियर। अब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो ये बना ली मैंने मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है आर। इस पॉइंट पर अगर डीएल एलिमेंट लेंगे तो वो डीएल एलिमेंट कुछ ऐसा रहेगा, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगी, तो वो रहेगी ये, राइट। मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहती है, परपेंडिकुलर रहेगी, राइट, ठीक है। डीबी भी बोल सकते हैं या हम जनरल इसको बी भी बोल सकते हैं। इस पॉइंट पर अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी, वो अगर ये डीएल एलिमेंट है ये ऐसे, ठीक है। अब अपना कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट, इक्वल्स टू क्या होगा, बी, देखो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, बी डी एल कॉस थीटा। अब थीटा क्या है, वो हो गया एंगल बिटवीन बी एंड डीएल। अब बी क्या है ये, है ना, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो इन दोनों के बीच में देखिए दोनों एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट पे भी इस पॉइंट पे भी, अगर इस पॉइंट पे भी निकालूंगा मैं, यहाँ एलिमेंट लेंगे ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाएगी, है ना, ये भी इस पॉइंट पे निकालूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाएगी इस एलिमेंट के लिए। ये एलिमेंट अगर डीएल होगा तो हर पॉइंट पे क्या आ रही है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ रही है, बट परपेंडिकुलर है वो आर वेक्टर के, क्लियर, यही है। तो थीटा कितना आ गया अपने पास, यहाँ 0, यहाँ पुट करेंगे तो बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या आ रहा है, बी डी एल कॉस 0, है ना। और cos 0 अपने को पता है, cos 0 होता है 1, तो यहाँ आ गया बी डी एल, डी बाहर ले लिया, डीएल का कर दिया इंटीग्रेशन। डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो एल, ठीक है। तो बी डॉट डीएल की वैल्यू आ गई अपने पास बीएल। अब बी क्या, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, किसी पॉइंट यहाँ पे इस पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद हो तो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर
ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे बनाया था ऑलरेडी, ठीक है, वो था कि B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2y/r, ठीक है। ये तो B की वैल्यू मिल गई। अब बात करते हैं लेंथ। इस सर्कल की लेंथ कितनी होगी, 8 इसका रेडियस हो गया। लेंथ कितनी होगी इसका सर्कमफ्रेंस, जो कि होता है 2πr। तो यहाँ पुट करते हैं इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl बिकॉज तुम्हारा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2y/r इंटू 2πr। तो ये देखिए ये कट गया 2 पाई 4 पाई कट गया, r से r कट गया, तो क्या बच गया म्यू नॉट आई। किसके बराबर आ गया ये, B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। इट मीन्स दिस प्रूव्स एम्पेयर्स सर्किटल। तो ये हमारा एम्पेयर सर्किटल लॉ यही कहता था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई होता है। क्लियर, चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। तो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर में हम ऑलरेडी पहले भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं, बट इस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने विद द हेल्प ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ। इट मींस अब हम कर रहे हैं एम्पेयर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन। तो पहले एप्लीकेशन हो गई है। अब जैसे कि पता है हमें कि अगर ये लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है अपने पास, ठीक है, जिसके अंदर अगर करंट फ्लो होता है आई, ये आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके चारों तरफ क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनती है ना, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से बनती है, ठीक है, क्लियर। तो इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं जो कि r डिस्टेंस पर है। ये dl एलिमेंट हो गया फिर से, तो और मैग्नेटिक फील्ड हो गई ये, क्लियर अगेन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करना है। तो उससे पहले क्या होता है कि लाइन इंटीग्रल जो होता है B डॉट dl, वो होता है अपने पास कितना, B dl cos थीटा। अब थीटा यहाँ पे क्या है, देखिए ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, पैरेलल हो गए तो ये एंगल कितना आ गया अपने पास 0। तो B dl cos 0, cos 0 1, तो ये आ गया B, तो B आ गया बाहर dl, ठीक है, तो ये आ गया B dl, तो बन गया B इंटू एल, जो कि हो गया B इंटू 2πr। इसकी लेंथ होगी 2πr, जैसे कि अभी बताया था ना। तो इसके चारों तरफ सर्कल में बनती है मैग्नेटिक फील्ड, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की टोटल लेंथ कितनी हो गई 2πr। ये क्वेश्चन बन गया फर्स्ट, किसकी वैल्यू है B डॉट dl की। अब एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स सर्किटल लॉ, वो बोलता है कि B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। इसके अंदर जितना करंट फ्लो हो रहा है उसके म्यू नॉट टाइम्स होगा। तो B डॉट dl की वैल्यू क्वेश्चन फर्स्ट से पुट करेंगे तो ये आ गया 2πr इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। इस 2πr को यहाँ लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू नॉट आई में 2π अपॉन में r। तो ये बन गई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट कंडक्टर। हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, यही आता है। इसको देखो 2 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे तो याद आ जाएगा वैल्यू, तो नीचे आ जाएगा 4π और ऊपर आ जाएगा 2i। यही आंसर था, उसका सिंप्लीफाई वर्जन आ गया ये। तो यहाँ से हमने क्या करा, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करा और मैग्नेटिक फील्ड निकालती किसके लिए, एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है। इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर। अब एक लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर है, उसके अंदर करंट फ्लो करा रहे हैं, और उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब जरा इसको देखते हैं सिलेंडर, ठीक है। तो ठीक है, अब इसकी
एक्सिस बनाते हैं जिसके अक्रॉस हम करंट फ्लो करा रहे हैं। ये हो गई एक्सिस, इसके अक्रॉस जा रहा है हमारा करंट आई, ठीक है, ये आई करंट फ्लो हो रहा है। अब इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस है क्या। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अंदर अगर फ्लो हो रही है तो एक बार हमें अंदर निकालना है और एक बार बाहर निकालना है, ठीक है, अलग अलग कंडीशन में हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो पहले हम जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, मान लेते हैं वो कहीं बाहर कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ कहीं इस पॉइंट P पर, जो कि है यहाँ से R डिस्टेंस पे, ठीक है, dl हो गया और ये हो गया B। तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इसकी कैलकुलेट करनी है। कंडीशन क्या है, फर्स्ट केस क्या है, व्हेन पॉइंट P is lying outside the सिलेंडर। अब इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो हम ले लेते हैं कैपिटल R, ठीक है, रेडियस हो गया कैपिटल R और स्मॉल r हो गया वो डिस्टेंस आप पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, वही लेते हैं हम लोग हर बार, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा होता है। सबसे पहले अपने क्या कहता है कि B डॉट dl जो होता है वो होगा B dl cos थीटा, अगेन एंगल 0 है तो B ये बच गया dl, राइट, ये हो गया B dl का हो गया, सॉरी, इंटीग्रेशन L। अब इसकी लेंथ निकालेंगे तो R डिस्टेंस पर है, ये आ गया B इंटू 2πr, ये तो आ गया इक्वेशन फर्स्ट, है ना, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब वही एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है, क्या कहता है वो कि B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट, क्लियर, ये कहता है ना। चलिए B डॉट dl की वैल्यू आई है B इंटू 2πr, ये तो म्यू नॉट आई हो गया, तो यहाँ से B की वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन में 2π और I बाय R, इट मीन्स B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। चलिए, तो ये आगे आउटसाइड के लिए। अब दूसरा केस हम इसमें लेते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड हम कहाँ निकाल रहे हैं, इसके अंदर कहीं, तो पॉइंट क्या है, इनसाइड कहीं ले लेते हैं, एक बार इसको नोट कर लीजिए पहले। सेकंड केस जो है वो क्या है, व्हेन पॉइंट P is lying inside the, पहले भी इनसाइड लिख दिया था क्या, आउटसाइड, ठीक है, इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है। पहले इसको बना लेते हैं, मैं सिलेंडर बनाते हैं, ये हो गया, ठीक है, वही सिलेंडर बना रहे हैं फिर से, क्लियर, ये एक्सिस हो गई इसकी जिसपे करंट हम फ्लो करा रहे थे आई, ये हो गया रेडियस R। अब पॉइंट पे हमने यहाँ कहीं ले लिया, ये ले लिया, ठीक है, जिसका रेडियस हो गया स्मॉल r, ये मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है, अंदर हो गया, कोई इशू नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, पहला तो इजीली हो जाएगा, पहला पार्ट तो हमारा कि जो B डॉट dl है क्या कह रहा है, B डॉट dl इक्वल्स टू B dl cos, अगेन 0 तो ये आ गया dl का इंटीग्रेशन टू L जो कि हो गया 2πr, तो ये इक्वल्स टू आ गया, यानी B dl जो आ रहा है अपने पास वो आ रहा है B इंटू 2πr, इसमें कोई इशू नहीं है। अब ध्यान से देखिए, बाहर था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, करंट वही माना जाएगा जो अंदर है ना। अब इसके अंदर करंट क्या होगा, करंट जो है पूरे एरिया के पास आई करंट है, तो इसका एरिया तो अलग हो गया। अब इसके पास हम पहले निकालेंगे कि इसके पास करंट कितना है, इस लूप के पास पहले करंट पर यूनिट एरिया कितना होगा आई, और एरिया कितना रहेगा, टोटल एरिया कितना है इसका पाई आर स्क्वायर। और हमें किसके लिए निकालना है, इस लूप के लिए, तो करंट थ्रू लूप,
तो लूप पे क्या हो जाएगा, पर यूनिट एरिया इनटू जिस लूप के लिए निकाल रहे हैं उसका एरिया मल्टीप्लाई, तो पाई से पाई हो गया कैंसिल, तो आई डैश अपने पास आ गया है आई अप इंटू आर स्क्वायर अपॉन में, तो ये हमने किसके लिए निकाला है, इस लूप के लिए कितना एरिया है ना, टोटल एरिया आई है, तो एक यूनिट एरिया पे कितना होगा आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर, फिर इस एरिया के पास कितना होगा इससे मल्टीप्लाई, जैसे यूनिटरी मेथड में मैथ्स में करते हैं ना, वैसे कर दिया। अब एम्पीयर सर्किट लॉ अगर लगाएं तो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू एम्पीयर्स सर्किटल लॉ, वो सिंपल सा बोलता है कि B डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू एम आई डैश। अभी म्यू एम क्यों, अभी तक म्यू नोट आता था, म्यू नोट तो आ रहा था परमिबिलिटी थी फ्री स्पेस की, लेकिन अब तो ये मटेरियल है फ्री स्पेस का है, तो क्या होगा मटेरियल का म्यू एम टू आई डैश। अब अगर आपको डाइलेक्ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट याद हो तो उसमें हमने करा था कि हमने ऐसे करा था ना, एफ एम अपॉन में एफ नॉट, तो वो आया था एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू के, या ये क्यों आया था, क्योंकि इसमें जो वैल्यू होती थी कांस्टेंट की ये 1/4 पाई नॉट इनवर्सली होती थी फोर्स की, है ना एप्सिलॉन की वैल्यू, लेकिन यहाँ जो वैल्यू है म्यू की वो डायरेक्टली है, तो यहाँ से अगर हम बी एम अपॉन में बी नॉट निकालेंगे तो वो क्या आएगा म्यू एम अपॉन में म्यू नॉट और इक्वल्स टू म्यू आर, तो म्यू एम कितना आ गया यहाँ से, तो म्यू एम आ गया अपने पास म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ठीक है, तो इस टाइप से अपने पास आ जाएगा यार, सॉरी यहाँ एफ होता है यहाँ एफ था, इस केस में तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक है, तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर आ गया, तो म्यू एम की वैल्यू कितनी आएगी म्यू नॉट म्यू आर, यहाँ से ये तो अपने लोगों ने इसको डाल दिया इसमें ब्रैकेट में समझने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पुट करेंगे वैल्यू को, तो बी डॉट डी एल की वैल्यू तो आ गई, देखिए बी इंटू टू पाई आर, इसकी वैल्यू आ गई है म्यू नॉट म्यू आर, आई डैश की वैल्यू कितनी आई है आई आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, एक आर से एक आर खत्म, टू पाई नीचे आ जाएगा, तो बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट म्यू आर अपॉन में टू पाई आई इंटू आर अपॉन में आर स्क्वायर, राइट। अब यहां से अगर देखा जाए एक बार देखिए बी और आर क्या है, इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना स्मॉल आर, तो इस केस में क्या है बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। आउटसाइड क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इनसाइड क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, है ना, तो केस आगे ये आ गया आउटसाइड के लिए, सॉरी आउटसाइड के लिए नहीं, ये तो हो गया इनसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए आया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब अगर सरफेस की बात करेंगे तो ऑन द सरफेस तो सिंपल सा क्या आएगा ऑन सरफेस, तो बी कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में जो टू पाई आया था, देखिए आउटसाइड क्या आया था ये रहा म्यू नॉट अपॉन में टू पाई आई बाई आर, तो ये आर यानी ये स्मॉल आर और कैपिटल आर अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा सरफेस की, तो आई अपॉन में कैपिटल आर, इट मींस ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ये हो गया ड्राइव। अब हम इस पे ना मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारा ये आर है पोजीशन इसके बीच में बनाते हैं ग्राफ, तो ग्राफ बनाने के लिए ये रहा ग्राफ, ठीक है, एक तरफ ले लेते हैं बी और एक तरफ ले लेते हैं आर, ठीक है, ये मैंने रेफरेंस के लिए ले लिया, तो ये मान लेते हैं ये सरफेस है अपना, राइट। इस सरफेस पे तो आ रही है अपने पास मैक्सिमम वैल्यू, उसको मान लेते हैं हम बी नॉट जो कि अपनी मैक्सिमम हो गया सरफेस। अब अंदर की बात देखें तो जीरो से क्या हो रहा है, जब हम जा रहे हैं इनसाइड से सरफेस तक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ये आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे होता है ऐसे, ये कंडीशन कब की है जब B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R यानी इनसाइड, आउटसाइड क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये हो जाएगी इनवर्स B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये होगी
ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका ग्राफ। चलिए, तो यहाँ हमारा जो टॉपिक है ये खत्म हो जाता है। तो हमने एम्पीयर सर्किट लॉ को कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।